हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 13। इन दिस क्लास हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 31। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज नंबर 31 है उसमें हमें काफ़ी सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 31। राइट, पहला क्वेश्चन है कि 2 लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर carrying charge Q1 and Q2 are brought close to each other. Is the magnitude of electrostatic force between them exactly given by Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught r square, where r is the distance between their centers. राइट बच्चों, यानी हमें यहाँ पे कहा गया है कि एक बहुत बड़े 2 स्फीयर थे, कंडक्टिंग स्फीयर थे, और उनके ऊपर चार्ज था Q1 एंड Q2। राइट, तो सपोज़ मैं उसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज़ ये बहुत बड़े होंगे और यहाँ पे उसकी कोई ना कोई एक रेडियस होगी। सपोज़ हम एज्यूम करते हैं R1 रेडियस है, यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ से R डिस्टेंस पे एक दूसरा स्फीयर है जिसकी बहुत बड़ी रेडियस हो सकती है R2, एंड यहाँ पे चार्ज अवेलेबल है Q2। राइट बच्चा पार्टी, और साथ ही साथ हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि R1 एंड R2 इज़ वेरी ग्रेटर देन ऑफ R, क्योंकि हमें बताया गया बड़े से स्फीयर है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर से दे सकते हैं या नहीं। तो बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चंस का आंसर है कि हम यहाँ पे कूलम फोर्स को इस फॉर्मूला से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसका रीज़न है बच्चा पार्टी, हमें बताया गया था कि कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज पे अप्लाई हो सकता है। नोट कर लीजिएगा, कूलम्स लॉ की 2 कंडीशंस दी गई थी। जब वो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो सकती है, एट दैट टाइम ही आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। उसकी पहली कंडीशन थी कि कूलम फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्ज, मतलब कि चार्ज जो है वो पॉइंट होने चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि ये बहुत बड़े स्फीयर है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हम कूलम्स लॉ अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ में दूसरी कंडीशंस ये दी गई थी कि आपके जो दोनों चार्ज है वो रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो दूसरी वाली कंडीशन चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। राइट बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। राइट बच्चों, हम इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न है कि यहाँ पे कूलम्स लॉ की कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ कूलम्स लॉ इन्वॉल्व 1 अपॉन R क्यूब डिपेंडेंस, वुड गाउस लॉ बी स्टिल ट्रू। मतलब हमें कहा गया है कि बेसिकली हमें पता है कि जो कूलम्स लॉ है वो F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर है। राइट, उसकी जगह पे अगर मान लीजिए कि आपका F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R क्यूब हो जाए, तो क्या गाउस लॉ फुलफिल हो सकता है। तो बच्चा पार्ट, इसका रीज़न है कि गाउस लॉ ट्रू नहीं रहेगा, गाउस लॉ भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R क्यूब हुआ या F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R भी हुआ, तो इन दोनों किस्सों में गाउस लॉ जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, गाउस लॉ बी स्टिल फॉल्स। राइट, वो एकदम गलत हो जाएगा, ज़रा सा भी सही नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा पार्टी आपको बता दूं कि हमने चैप्टर नंबर 1 की जो कॉन्सेप्चुअल थियरी देखी थी, वहाँ पे हमने गाउस लॉ पर से भी कूलम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कूलम्स लॉ और गाउस लॉ है उनके बीच में एक रिलेशन है, और अगर हम कूलम्स लॉ में चेंज करते हैं तो डेफिनेटली गाउस लॉ में भी चेंज हो जाएगा। राइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज एट रेस्ट। उसे रेस्ट में से मतलब रेस्ट कंडीशंस में से रिलीज़ किया गया है। At a point in an electrostatic field configuration, will it travel along the field line passing through the point?
मतलब हमें कहा गया है कि अगर हम किसी छोटे से टेस्टिंग चार्ज को अगर मूव करने के लिए रिलीज़ कर देते हैं तो क्या वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे मूव होगा। तो बच्चा पार्टी इसका आंसर है कि 100% ऑल केसेस में ये सही नहीं रहेगा। ठीक है, सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन हुई तो यहाँ पे अगर आप किसी चार्ज को रिलीज़ कर देंगे तो वो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मोशन करेगा। बट कंडीशन क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वैसी कर्व है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है बच्चा पार्टी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस इंडिकेट करती है, यानी कि ये जो लाइंस होती है वो एक्सेलरेशन इंडिकेट करती है। ठीक है, एक्सेलरेशन इंडिकेट करती है, वेलोसिटी इंडिकेट नहीं करती है। तो मतलब अगर आपने यहाँ पे किसी चार्ज को फ्री कर दिया, रिलीज़ कर दिया, तो वो चार्ज जो है वो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाने की ट्राई करेगा, ना कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक्सेलरेशन इंडिकेट करती है, ना कि वेलोसिटी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी किस्सों में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने स्मॉलेस्ट टेस्टिंग चार्ज को रिलीज़ कर दिया रेस्ट कंडीशन तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फील्ड ऑन अ न्यूक्लियस इन अ कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बच्चा पार्टी, हमें पता है कि भाई एक्चुअली न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसी ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसको यहाँ से कंप्लीट एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करवाया जाए तो नेट वर्क डन कितना होगा। ठीक है, वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा कि यहाँ पे वर्क डन रहेगा 0, Q0, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे ये जो हमारा सर्कुलर पाथ है वो एक क्लोज लूप बना रहा है और ऑलवेज क्लोज लूप पे वर्क डन जो है वो 0 मिलेगा। उसका रीज़न है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है और कंजर्वेटिव फील्ड में जब भी हम क्लोज पाथ पे वर्क डन लेते हैं तो ऑलवेज हमें 0 मिलता है। राइट बच्चों, और उसका अगर मैं कोई एक साइंटिफिक रीज़न देना चाहूँ तो आपको पता होगा कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है E/dl। राइट, और dl यानी कि क्लोज पाथ, तो आप जहाँ से जाओगे वहाँ तक वापस आओगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, वर्क डन जो है वो उसे 0 कंसिडर करना होगा। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इफ द ऑर्बिट इज़ इलेप्टिकल। मतलब कि अगर हमारी जो ऑर्बिट है वो ऐसी एक इलेप्टिकल शेप में हुई तो क्या होगा। ठीक है, तो उसका आंसर भी बच्चा पार्टी सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी वर्क डन हमें मिलेगा 0। हाँ, यहाँ पे हमें वर्क डन मिल सकता है, मतलब कि अगर सपोज़ कि हम यहाँ पे एक P पॉइंट एज्यूम करें, P पॉइंट से मोशन करते करते सपोज़ हम Q पॉइंट पे जाए तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वर्क डन मिलेगा। राइट बच्चों, बट अगर हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन फुलफिल करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो टोटल वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस देयर। मतलब हमें कहा गया है कि सपोज़ मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग सरफेस है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो ऐसे सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो चार्ज कभी भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, हमने ऐसा देखा है, काफ़ी बार थियरी में भी हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1 में। तो हमें कहा गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, यानी कि उसके आउटर साइड पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है बट इनसाइड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता। तो क्या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे डिसकंटिन्यूस फॉर्मेशन में होता है उसी प्रकार से क्या हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिसकंटिन्यूस फॉर्म में मिलेगा? तो उसका आंसर है कि नो। इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस फॉर्म में मिल सकता है, बट जो पोटेंशियल है, राइट बच्चों, हम यहाँ पे बात कर देते हैं, पोटेंशियल इज
कंटिन्यूस फॉर्मेशन, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्मेशन। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका रीज़न है बच्चा पार्टी कि ये जो पोटेंशियल है, राइट, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के लिए तो हमें क्या चाहिए, सीधा एल्जेब्रिक एडिशन की ही रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो याद रखिए बच्चा पार्टी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्मेशंस में मिल सकती है, बट ये जो पोटेंशियल है वो हमें कंटिन्यूस फॉर्मेशंस में ही मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू द कैपेसिटर ऑफ अ सिंगल कंडक्टर। मतलब कि अभी तक हमने देखा है कि कैपेसिटर जो होता है वो 2 पैरेलल प्लेट में से बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हम एक सिंगल कंडक्टर को भी अगर लेते हैं तो वो भी एक कैपेसिटर बन सकता है, और हमने तो इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी डिराइव किया था फॉर स्फीयर। इसका फॉर्मूला होता था C = 4πε0 r, वेयर r इज़ अ रेडियस ऑफ द स्फीयर, राइट। तो क्या अगर हम यहाँ पे एक कंडक्टर लेते हैं तो वो हम उसे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर मान सकते हैं, तो हम उसे कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो बच्चा पार्टी से डिनोट करने के मैं आपको दूसरा तरीका सिखा दूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा कंडक्टर जो है वो एज्यूम करेंगे इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे, ठीक है। इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे हम क्या कर लेंगे, दूसरे कंडक्टर को एज्यूम कर लेंगे, और इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है 0। तो हम मान लेंगे कि ये जो दोनों कंडक्टर की जो सिस्टम बनती है उसमें से जो पोटेंशियल है उनके बीच का, वो पूरे का पूरा पोटेंशियल किसका है, ये पहले वाले स्फीयर का, और पोटेंशियल पहले वाले का होगा, तो कैपेसिटेंस भी एक ही कंडक्टर का हमें मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 2 कंडक्टर की सिस्टम्स एज्यूम करेंगे, और दूसरा जो कंडक्टर है उसे इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे एज्यूम कर लेंगे, और वहाँ पे उसका पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो हमें इनके बीच कैपेसिटेंस मिल जाएगा, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस अ पॉसिबल रीज़न वाई वाटर हैज़ अ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 दैन मीका 6। मतलब कि हमें यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा कौन सा रीज़न है कि जो वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विथ कंपेयर टू मीका ज़्यादा होता है। तो बच्चा पार्टी उसका रीज़न ये है कि वाटर जो होता है, वाटर में H2O होता है, तो हम उसको कुछ इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे -2 होता है, यहाँ पे +1 होता है, यहाँ पे +1 होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे एक डाइपोल बनती है, सिमिलरली यहाँ पे भी डाइपोल बनती है, और ये जो वाटर पार्टिकल्स में जो डाइपोल मोमेंट जनरेट होती है उसका मैग्नीट्यूड विथ कंपेयर टू मीका काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसके कारण से जो वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि सिंपल है कि यहाँ से अगर वाटर में से अगर फील्ड लाइंस को पास होना होगा तो क्या होगा, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट का ओपोज होगा, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंज्यूम्स होती जाती है, एब्जॉर्ब्स होती जाती है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, राइट बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि इसका पॉसिबल रीज़न ये है कि वाटर की डाइपोल मोमेंट विथ कंपेयर टू मीका ज़्यादा होती है, इसके कारण वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, राइट। इसी के साथ हमारा जो ये कॉन्सेप्ट्स बेस्ड जो क्वेश्चंस था वो फिनिश होता है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, राइट बच्चा पार्टी। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 32 के साथ।